गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th ज्योग्राफी। हमारा चैप्टर चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में काफ़ी पढ़ लिया है। पृथ्वी को जो आंतरिक संरचना के जो सूत्र हैं वो क्या हैं वो भी हमने देखे। इसके अंतर्गत हमने भूकंप के बारे में देखा, और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ज्वालामुखी है। हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा है। देखो, ज्वालामुखी जो है लेसन, ये एक और चैप्टर है, उसमें हम ज्वालामुखी के बारे में और पढ़ेंगे। परंतु हम पृथ्वी के लिए जो आंतरिक संरचना को जानने के लिए ज्वालामुखी किस प्रकार हमारे लिए सहायक होता है ये भी हम जान रहे हैं। ज्वालामुखी के अंतर्गत हमने हमारी जो कल की क्लास थी उसमें हमने ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके लिए 2 प्रकार रह गए थे, तो वो आज हम पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर की एक क्लास और होगी हमारी, उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। आज और एक क्लास और होगी, तब हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा। हमने ज्वालामुखी के प्रकारों में देखो, एक तो शिल्ड ज्वालामुखी देखा था, इसके अंदर हमने सिंडर शंकु ज्वालामुखी देखा, और एक मिश्रित ज्वालामुखी देखा, और एक कोल्डेरा जिसमें हमने जो ज्वालामुखी कुंड होता है या जिसे हमने कोल्डेरा के नाम से पुकारा था वो देखा था। मैंने कल कैटर झील के बारे में भी थोड़ी सी बात करी थी। तो अब आगे का जो इसके प्रकार हैं, क्या प्रकार हैं वो हम देखेंगे। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, देखो हम 3 प्रकार के ज्वालामुखी पढ़ चुके हैं। एक तो शील्ड, मिश्रित और एक ज्वालामुखी कुंड। ठीक है, अब है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यंत तरल लावा उगलते हैं, यानी इसका जो लावा निकलेगा अंदर से, इन ज्वालामुखी के अंदर से, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा तरल होगा, यानी पतला होगा, जो बहुत दूर तक बह जाता है। जैसे देखो, कल हमने बात करी थी कि जो पतला लावा होगा, एक तो ढाल भी कम बनाएगा और बहेगा भी बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि वो लावा बहुत पतला होने के कारण खूब दूर तक वो फैल जाता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किमी घने लावा प्रवाह के ढके हैं, यानी जब वो लावा कहीं से जैसे ज्वालामुखी फूटा और वो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का है, तो इतना पतला होने के कारण वो काफ़ी दूर तक फैल जाएगा। ठीक है ना। कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेले प्रवाह सैकड़ों किमी दूर तक फैल जाते हैं, यानी कहीं कहीं तो क्या होगा, 50 मीटर से भी ज़्यादा होंगे, दूर तक वो प्रवाह क्षेत्र फैल जाएगा। और कहीं पे क्या होगा कि सैकड़ों मीटर तक क्या होगा, वो लावा क्षेत्र फैला हुआ होगा। भारत का दक्कन टेप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, वह बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। देखिए, जो हमारा, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, जब हम भारत की भौगोलिक वर्गीकरण की बात करते हैं, तो जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यानी जो पश्चिमी भारत है, इसमें ये जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, इसे हम दक्कन का लावा पठार क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि ये कई शताब्दियों पूर्व यहाँ पे जो लावा की बह के यहाँ पे आया था। ठीक है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा प्रारंभ में एक अधिक वृहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका हुआ था। धीरे धीरे क्या हो गया, वो ख़त्म होता गया। भाई, आज कोई चीज़, कोई मिट्टी वगैरह कोई भी आके कहीं गिर जाती है कोई धरातल पे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो ख़त्म होगी ना। जैसे उसका वो उड़ के चली जाएगी, पानी में बह के चली जाएगी, वैसे ही ऐसे कहा जाता है कि जो ये दक्कन का लावा क्षेत्र है, जो कि महाराष्ट्र में की तरफ फैला हुआ है, महाराष्ट्र का पठार जिससे ढका हुआ है, ये पहले ज़्यादा विस्तृत था। ठीक है ना। तो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र कैसे हैं, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र वो होता है जिसमें लावा क्या होता है, बहुत ज़्यादा तरल होता है, तो वह कहीं दूर तक क्या हो जाता है, बह जाता है। अब है मध्य सागरी कटक ज्वालामुखी। अब इसे क्या कहेंगे, इन ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों में होता है। देखो, जैसे हमने जब भूकंप की बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब महासागर की तली में जब जो प्लेटें हैं हिलती है, उनमें संपीड़न होता है, हिलती है, तो महासागरों में नीचे क्या आता है, भूकंप आता है, जिसे हमने क्या कहा था, सुनामी कहा था। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि महासागरों में भी ऐसी जगह है जहाँ क्या है, ज्वालामुखी फट रहा है। क्योंकि देखो, हम जब ज्वालामुखी के कारण पढ़ेंगे कि भाई ज्वालामुखी फटता क्यों है,
तब हमें पता चलेगा कि भाई जो हमारे पृथ्वी के अंदर ताप है, ताप के कारण बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है, तो वो क्या होगा, ज्वालामुखी निकलेगा, है ना। आज देखो, अगर कुकर है, हम जो गैस घर में जो रसोई में कुकर होता है, वो आज कुकर में हम बंद कर देते हैं, तो अगर उसमें जो विसल है, सीटी नहीं निकलेगी तो क्या होगा, कुकर फट जाएगा, है ना। इतना प्रेशर होता है उसके अंदर, ताप के कारण इतना प्रेशर हो जाता है, भाप इतनी बन जाती है कि वो फट जाएगा। तो इसके लिए तो सेफ्टी क्या करी जाती है, वो उसमें सीटी निकल रही है ना। तो इस प्रकार से ये जो ज्वालामुखी है, हमारी पृथ्वी के सेफ्टी वॉल कहा जाता है इन्हें। अगर ज्वालामुखी नहीं होते तो हमारी पृथ्वी फट सकती है, तो ये सेफ्टी वॉल के अंदर, जो अंदर पृथ्वी के अंदर ताप और दाब है, वो बाहर निकलता है ना। तो जो सागर की तली है, उसके अंदर नीचे भी महासागरों का जो उद्गार होता है। मध्य महासागरीय कटर एक श्रृंखला है जो 70,000 किमी से अधिक लंबी है, जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता है। अगले अध्याय में इसे हम विस्तारपूर्ण पढ़ेंगे। आपको ये देखना है, एक तो कटक क्या होते हैं, उभरा हुआ क्षेत्र होता है, यानी आज कोई भी धरातल है, महाद्वीप है, जिसपे उभरा हुआ क्षेत्र होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कटक बोलेंगे। तो महासागरों में इस प्रकार जो कटक होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत या ज्वालामुखी जो पठार वगैरह होते हैं वो होते हैं, और उनमें से क्या होता है, ज्वालामुखी निकलता है। और ऐसे कितने हैं, 70,000 किमी पर तक है। और जो अगला अध्याय है, जिसमें हम विस्तारपूर्ण से ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इनके बारे में और देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, ज्वालामुखी उद्गार में जो लावा निकलता है, उसे ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। देखिए, आपको मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो, देखिए ये अब एक दूसरा टॉपिक आ गया है, मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पे तक तो थे ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है। अब ये है ज्वालामुखी जब फटा, उसके बाद जब ठंडा हुआ ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी ठंडा मतलब ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा था, वो जब ठंडा हुआ तो उसमें क्या क्या आकृतियाँ बन रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक है ज्वालामुखी स्थल आकृतियाँ, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है, उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। ये बात मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताई थी कि ज्वालामुखी जो फटा, उसमें से जो लावा निकला वो ठंडा हुआ, तो कौन सी शैल बनी, आग्नेय शैल बनी। लावा का यह जमाव या जो धरातल पर पहुंच कर होता है, या धरातल तक पहुंचने से पहले भूपटल के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है, तो लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए, जैसे ये पर्वत है ना। अब इस पर्वत में से ये जैसे नालिका है, जिसमें से क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। अब जैसे इस नालिका में से क्या निकला, लावा निकला। जब लावा अंदर था, है ना, यहाँ पे जैसे लावा था, गरम गरम लावा, तब तो उसको हमने क्या कहा, मेग्मा का, क्या कहा, मेग्मा कहा, ठीक है। ये ग है, मेग्मा का। जब वो बाहर आ गया तो हमने उसको क्या कहा, लावा कहा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर आके भी ठंडा हो गया लावा, और आग्नेय शैलों का रूप ले लिया। परंतु कई बार क्या होता है कि जब वो जैसे निकल रहा है, उस समय नीचे भी कहीं जम जाता है, इसके अंदर भी परतों में जम जाता है, तो उन्हें से भी कई प्रकार की आकृतियाँ बनती है। तो लावा कितने प्रकार का हो गया ठंडा होने के बाद, एक तो लावा जो कि शैलों के रूप में बाहर आके जम गया, ठीक है, और एक लावा जो कि क्या हुआ, पतालीय शैलों में है, जब लावा क्षेत्र नीचे ठंडा होकर जम जाता है, यानी वो नीचे ही पर्वत के अंदर ही जम गया। क्योंकि आज जैसे हम खाना वगैरह भी बनाते हैं तो बाहर निकालते हैं, कुछ नीचे भी तो रह जाता है ना, ठंडा होकर चिपक जाता है। वैसे ही कुछ लावा क्या हो रहता है, अंदर ज़मीन में, पताल में भी जम जाता है, वहीं ठंडा हो जाता है, वहीं जम जाता है। तो कई प्रकार की आकृतियाँ भी बनाता है, ठीक है। एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ कि ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है, उसका ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। बाहर हो गया ठंडा, तो उसको हमने क्या, जब बाहर आया ठंडा होके, तो उस आग्नेय शैल का उसने निर्माण किया। या धरातल तक पहुंचने पर पहले ही भूपटल के नीचे शैल परतों से भी हो जाता है,
परतों में भी ही हो जाता है। तो लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया है। बाहर आके ठंडा हुआ तो शैलें बनी, अंदर भी वो कुछ ठंडा हो गया तो वो पतालीय शैलों का निर्माण, यानी पताल के अंदर शैलों का निर्माण कर रहा है। ज्वालामुखी शैलों जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है और पतालीय शैल जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है, तब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती है। ये आकृतियाँ अंतभेदी आकृतियाँ कहलाती है। ठीक है, जैसे ये देखिए ये हमने ज्वालामुखी के क्या पढ़े थे, प्रकार पढ़े थे, है ना। हमने अभी बात ये करी है कि भाई जब लावा था, जब बाहर निकला तो आग्नेय शैलों का निर्माण किया, कुछ लावा अंदर ही ठंडा हो गया, पताल में ही ठंडा हो गया, तो विभिन्न प्रकार की क्या बना रहा है, आकृतियाँ बना रहा है ना। अब और फिर वह आकृतियाँ बनती है, उसे हम क्या बोलेंगे, अंतभेदी आकृतियाँ बोलेंगे। ये पूरा प्रिंट हुआ है, क्या बोलेंगे उसे, अंतभेदी आकृतियाँ बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो लावा के हमने प्रकार हमारी कल की क्लास में और आज की क्लास में पढ़ लिए थे, है ना। जैसे अभी ये है मिश्रित ज्वालामुखी, है ना। अब ये मिश्रित ज्वालामुखी निकला। अब देखिए जो अंदर है, अंदर ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि आकृति बना रखी है, जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो क्या है, लावा है ना। तो यहाँ से ये लावा, ये जो महारंध्र हमने कहा रखा है, यहाँ से लावा निकल रहा है और यहाँ ये निकला और बाहर आया, है ना। तो ये बीच में भी क्या हो गया, थोड़ा ठंडा होके जम गया, तो उसको, इस आकृति को हमने क्या बोला, सील बोला है ना। तो इस प्रकार से कई आकृतियाँ बनाता है ये, और उन आकृतियों को अलग अलग नामों से, जैसे लेकोलिथ, है ना, सील, है ना, बेथोलिथ, इस प्रकार की आकृतियों से नाम से जाना जाता है। आज की क्लास में हमने जो लावा के जो प्रकार बच गए थे उनके बारे में पढ़ा, और जो लावा से जो आकृतियाँ बन रही है, जो ज़मीन पे बन रही है, धरातल पे बन रही है, जैसे आग्नेय शैल बोल रहे हैं, और अंदर जमा होने के बाद जो आकृतियाँ बनती है उनसे हम अंतभेदी आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है, अब अंतभेदी आकृतियाँ के जो प्रकार हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। देखिए कुछ बहनों के मेरे पास आए थे, कमेंट्स आए थे मेरे से, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मैम हम जो आप लिखा रहे हैं, पीडीएफ भेज रहे हैं, वो सारा ही वर्क करना है। तो हाँ करना है, ऐसा है कि कुछ चीज़ें मैंने एज इट इज़ बुक की ली हैं। अगर मैं बुक से नहीं लेके पढ़ाती आपको तो आपको ऐसा लगता है कि मैम जो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, आउट ऑफ कोर्स है, इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा, अभी आपको ये सब्जेक्ट हार्ड लगेगा, हार्ड जैसी बात नहीं है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने वो ही लेके आपको इसमें बताया है। और मैंने जैसे कल की क्लास में भी आपको कहा था कि कुछ इसकी एक्स्ट्रा जानकारी, तो हमारा एक और लेसन है ज्वालामुखी, वो लेसन पढ़ने के बाद इसके जो मेरे पास पर्सनल नोट्स बने हुए हैं ज्वालामुखी के, वो मैं आपको पीडीएफ करूँगी, तो उन दोनों का मैटर उसके अंतर्गत आ जाएगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो लावा की जो अंतभेदी आकृतियाँ रह गई है, सॉरी ज्वालामुखी की, उसके बारे में हम हमारी जो अगली क्लास है उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।